बच्चों 2025 में भी आपने पढ़ाई की और 2026 में भी पढ़ाई कर रहे हो, मगर जब तक वीक चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा। और ये कैसे करना है इस वीडियो में मैं 5 मिनट के अंदर ये सारी बातें बता दूंगा। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब तक 600 से ऊपर नंबर नहीं आएंगे तब तक सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो आप गौर से देखें, 2-3 महीने बच्चों को पढ़ते हुए हो चुके हैं, तो अब बच्चों के पास ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है कि उनके 15 से 20 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तो उसमें से 4-5 चैप्टर अभी भी वीक है। उन वीक चैप्टरों को वो स्ट्रॉन्ग कैसे करें? अभी आपके पास बहुत इनफ टाइम है कि आप अपने सभी वीक चैप्टरों को स्ट्रॉन्ग करते चले जाओ, जैसे 2026 में आप सेलेक्ट हो सको। तो जरा गौर से इन बातों को समझिएगा। देखो, सबसे पहले क्या करो कि जो चैप्टर आपके वीक है उनमें जो आपके स्ट्रॉन्ग है उनको आप जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ते रहो, उसमें ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है। जो वीक है उनको कैसे करना है मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले चैप्टर को क्या करो, नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लो। सपोज करो एक चैप्टर हमारे पास है एल्केन, मैंने मान लिया हमारे पास एक एल्केन चैप्टर है, ये मुझे नहीं आता है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन चैप्टर सपोज करो मुझे नहीं आता है, तो मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी। इसको मैंने 3 पार्ट में बहुत अच्छे से डिवाइड कर लिया। फिर क्या किया, फिर डिटेल थ्योरी पढ़ी मैंने। दूसरा स्टेप, अच्छे से डिटेल थ्योरी पढ़ी। अच्छे से डिटेल थ्योरी पढ़ने का मतलब, यदि मान लो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो उसमें डिफिनीशन अच्छे से याद हो, ठीक है। यदि मान लो बायोलॉजी हो तो मेन पॉइंट आपको याद हो, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स है तो फार्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं, कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से फोकस रखना है, यूनिट क्या है यूनिट पर भी फोकस रखो। मतलब हर छोटी छोटी बात को अच्छे से फोकस करो, डिटेल थ्योरी पढ़ो। जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेन पॉइंट लिख लो, कॉन्सेप्ट क्या है उस पर फोकस कर लो, रिलेशन पे फोकस करो, छोटे छोटे पॉइंट को इग्नोर मत करो। ये सारी बातें करो। कैसे करना है मैं आपको एज ए एग्जांपल सिखा देता हूं, जरा गौर से देखिए। सपोज करो मैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहा हूं, उसमें ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेरे सामने है। अब मैंने इसको पढ़ा कि हाँ भाई मैं इसको पढ़ रहा हूं। फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या पढ़ा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड गिव एल्केन containing 1 carbon atom less than the carboxylic acid. This process of elimination of carbon dioxide from a carboxylic acid is known as decarboxylation. अब उन्होंने ये रिएक्शन लिख दी। अब देखो एक एक करके हमें कितनी बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब डिटेल फॉर्म में अच्छे से चीजों को समझना है, ऐसा नहीं कि जैसे मैं रीड करके चला गया। अब एक एक करके इसको सोचते हैं, फील करते हैं। जब आपने ये बात पढ़ी तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा अच्छा सोडा लाइम क्या होता है, तो पहले आपने लिखा कि भाई सोडा लाइम होता क्या है। आपने सोडा लाइम का फार्मूला लिखा कि सोडा लाइम जो है इस मिक्सचर को कहते हैं। क्यों, आपसे यही पूछा जा सकता है कि सोडा लाइम क्या है कि नहीं, आपसे यही पूछा जा सकता है। अच्छा फिर क्या लेना है, कौन से लेने हैं एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेना है। तो अगला पॉइंट मैंने बनाया भाई हमें क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना है। ये छोटे छोटे पॉइंट बना रहे हैं। अच्छा अब बात आती है कि जब इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं तो हमें एल्केन मिलता है और सोडियम कार्बोनेट मिलता है। अब इसको डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं, अब ये देखो, तो हमने बोला कि यार इसको डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं, तो मैंने इसके बारे में लिखा। अब ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बना लेने हैं कि भाई डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि रिमूव होती है क्या, रिमूवल ऑफ CO2।
CO2 के रिमूवल की वजह से इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो जाता है, अभी 2 कार्बन है, अभी 2 कार्बन है, अब 1 कार्बन है। इसका मतलब ये कार्बन कम करने वाली रिएक्शन है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बनाते जा रहे हैं। कार्बन कम करने वाली रिएक्शन है। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये बात हो गई। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पे फोकस करो और चीजों पे फोकस करो। सोडा लाइम में आप अच्छे से देखो तो यार इसमें काम तो सिर्फ इसका है। ये देखो सोडियम कार्बोनेट निकल गया, तो हम सिर्फ NaOH क्यों नहीं ले रहे हैं? सोडा लाइम लेने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या कहीं प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड है? नहीं। बताओ, कहीं है? नहीं। तो हम सोडा लाइम क्यों ले रहे हैं? NaOH क्यों नहीं ले रहे हैं? अब तुम्हें दिमाग में कुछ अपने क्वेश्चन चलाने हैं कि यार ये बताओ, NaCaO का तो कहीं यूज ही नहीं दिख रहा है, तो हम इसको ले क्यों रहे हैं? सोडा लाइम क्यों ले रहे हैं? NaOH क्यों नहीं ले रहे हैं डायरेक्ट, है ना? तो वाई वी यूज्ड सोडा लाइम। अब इसके बारे में लिखो कि सोडा लाइम जो होता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडा लाइम जो होता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये जो मिक्सचर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। यदि अकेले NaOH लोगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी, इसका मिक्सचर ही लेना पड़ता है। क्यों? कहीं यही पूछ दिया गया, वाई वी यूज्ड सोडा लाइम, है ना? या फिर ऐसे ही पूछ दिया गया, क्या हम सोडा लाइम की जगह NaOH को सिर्फ यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में? नहीं, तो वाई क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होगी? तो आपको मैकेनिज्म पर फोकस रखना है कि यार इसकी मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसका मतलब किसी भी तरह का, ये देखो ऐसे बनता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ऐसे ऐसे, ये देखो। इसका मतलब फ्री रेडिकल किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्री रेडिकल पे हाइड्रोजन दे देना है। इसका मतलब यहां से तुम्हें एक बात हमेशा याद रहेगी कि यार हमें कुछ नहीं करना है, बस R पे फ्री रेडिकल बनाना है और इसको एक हाइड्रोजन दे देना है। अब तुम्हें अपने आप बिल्डअप ये करना है कि यार इस पर हमें क्या करना है, सिर्फ इसको हाइड्रोजन देना है और कुछ नहीं करना है। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो अब आप समझ गए, तो आपने पॉइंट बनाया कि कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नहीं होगा। आपने ये बनाया, ऐसे कर देना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इस तरह से आपको छोटे छोटे पॉइंट बना लेने हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, ऐसे कर करके आप छोटे छोटे पार्ट में थ्योरी को पढ़ो। अब जैसे मैंने पूरा डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ लिया, ऐसे पूरा मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक एक करके कर लिया, नोट्स बना लिए, मेन मेन पॉइंट रिवाइज कर लिए। अब मैं गया क्या करने, अब मैं इनके क्वेश्चन करूंगा। तो हर टाइप के क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है। किसी ने पूछा कि भाई डीकार्बोक्सिलेशन में क्या यूज किया जाता है, मैंने कहा सोडा लाइम। किसी ने मेरे से पूछा कि डीकार्बोक्सिलेशन में किस तरह का सॉल्ट यूज किया जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी ने कहा वाई डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। किसी ने कहा कि यार एक कार्बन कम करने हैं तो क्या किया जा सकता है, तो मैंने कहा डीकार्बोक्सिलेशन किया जा सकता है। किसी ने कहा कि हम सोडा लाइम की जगह NaOH यूज कर लें, तो हम बता देंगे कि नहीं, NaOH यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि सोडा लाइम जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए इसमें, इसीलिए हम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर यूज करते हैं। अच्छा, किसी ने मेरे से पूछा कि क्या रीअरेंजमेंट होगा, मैं कोई बहुत बल्कि साल्ट ले लूं तो क्या बनेगा,
तो हमें पता है कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है, जो एल्काइल ग्रुप है बस उस पर हाइड्रोजन दे देना है, इसलिए हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट में आप अपनी थ्योरी को ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद आप ऐसे चलो। तो मैंने देखो पढ़ने का तरीका बताया, हर छोटे छोटे पॉइंट को लिखो और ध्यान रखो। यदि कोई फार्मूला है तो उसमें रिलेशन क्या है, यदि कोई फार्मूला है तो उसकी यूनिट क्या है, डिफिनीशन की बात है तो डिफिनीशन क्या है, ऐसे छोटा छोटा करो। जब इतना हो जाए फिर क्या है, अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी में भी पॉइंटर बना लो। उसके बाद चैप्टर को हमने कई पार्ट में तोड़ रखा है, सारा मेथड आप प्रिपरेशन कर लिया इसी तरह से। उसके बाद मैं आया क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, हर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करो। जैसे हमारा क्वेश्चन बार बार यही नहीं होना चाहिए कि भाई इस रिएक्शन में क्या बनेगा, इसमें ये रेजेंट क्यों यूज किया जा रहा है ना, उसका क्या काम है, इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं। मतलब हर पॉइंट पे क्वेश्चन करो, डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन भी करो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी करो, मेन पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन भी करो, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। इसके बाद आप उस चैप्टर, उस पार्ट के, क्योंकि चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो हर पार्ट का आप रिवीजन करने के लिए उसके शॉर्ट नोट्स बना लो या फ्लो चार्ट बना लो। मान लो कोई केमिस्ट्री चल रही है तो आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है। फ्लो चार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है तो फ्लो चार्ट बना लिए, बायोलॉजी चल रही है तो डायग्राम बना के याद कर लिया, यदि फिजिक्स है तो और फिजिकल केमिस्ट्री है तो फार्मूला और कॉन्सेप्ट सीट बना ली, जैसे आगे फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो जब भी किसी चैप्टर में कमजोर हो तो आप इस तरह से चैप्टर को डिवाइड करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और यदि हर चैप्टर को आप ऐसे पढ़ते हो तो ये तो सोने पे सुहागा है। ये तो और अच्छी बात है कि हर चैप्टर को 3, 4, 5 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा सा पढ़ा पार्ट, उसको बहुत अच्छे से डिटेल किया, उसकी हर पॉइंट को लिखा, समझा, और फिर उस पर जाके क्वेश्चन किए। फिर मैंने दूसरा पार्ट फिर से रिवाइज किया बहुत अच्छे से, उसकी हर बातों को ध्यान रखा, फिर जाके क्वेश्चन किया। और हर बात पे, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, उसके पॉइंटर जरूर बनाओ कि भाई इस हेडिंग के अंदर हमें ये 10 पॉइंट हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि इन 10 पॉइंट पे 99% क्वेश्चन बनता है। छोटे छोटे पॉइंटर ऐसे, किसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है याद रखनी चाहिए, किसकी नहीं याद रखनी चाहिए, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से करिए। फिर उस पर आप क्वेश्चन करिए, और ऐसा नहीं कि एक ही तरह के क्वेश्चन करते रहो, उसके कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन करो, उसकी डिफिनीशन पर भी क्वेश्चन करो, उसके रिलेशन पर भी क्वेश्चन करो, उसके मेन पॉइंटों पर भी क्वेश्चन करो, हर तरह के क्वेश्चन करो, और उसके हर तरह के शॉर्ट नोट्स बनाओ। यदि आप हर चैप्टर में ऐसा करोगे तो बच्चों आपका हर चैप्टर स्ट्रांग होता चला जाएगा, और यदि हर चैप्टर स्ट्रांग होगा तो अपने आप टोटल नंबर बढ़ जाएंगे, और टोटल नंबर बढ़ेंगे तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम अब बच्चों में आना स्टार्ट हो गई है, बच्चे ये बात हम लोगों से कहना शुरू कर चुके हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यदि हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई चैप्टर तो हमारा वीक है ही है। तो ध्यान रखिए, इन सभी प्रॉब्लम को इस बार हमें दूर करना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। ठीक है बच्चों, तो समय समय पर मैं आपको अपनी तरफ से गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूंगा। आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझें और इनको फॉलो करें। ठीक है बच्चों।